जय हिंद। मैं श्वेता तिवारी और आप देख रहे हैं आरबी क्लास स्टडी बिलीव इन गुड टीचिंग। आज का हमारा चैप्टर है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, जो एनसीईआरटी बुक हमारे सामाजिक विज्ञान के भाग 1 से लिया गया है। इस चैप्टर में हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इन सब को जानने से पहले आपको लोकतंत्र को समझना जरूरी है कि लोकतंत्र क्या होता है। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था कि लोकतंत्र जहाँ पे शासन जो होता है, जहाँ पे शासन के लिए प्रतिनिधित्व का चुनाव जो होता है जनता के द्वारा करवाया जाता है, उसे ही हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। अगर साधारण भाषा में इसका अर्थ समझा जाए, लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब शासन, जहां पर जनता का शासन हो उसे ही लोकतंत्र कहते हैं। अब इसके बारे में विस्तृत जानकारी आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका नाम है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। लोकतांत्रिक सरकार जिसे हम बनाते हैं, जो सरकार को हमारे द्वारा चुनाव किया जाता है, जिस सरकार की हम लोग वोट डालते हैं, जिसकी सरकार बनती है, जिसके प्रतिनिधित्व हमारी समस्याओं को लेकर आगे तक जाते हैं, उन सारी सरकार का क्या कार्य होता है, किस तरह की वो उनकी मुख्य भूमिकाएं होती है, किस तरह वो विवादों को सुलझाते हैं, कौन कौन से विवाद होते हैं जो इनके सामने समस्याएं पैदा करती हैं। इन सारी जानकारी को आज के चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। तो समय ना गवाते हुए हम लोग हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। इसमें आज हम लोग क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग भागीदारी जानेंगे कि सरकार की भागीदारी क्या होती है, विवादों का समाधान वो किस तरह से करते हैं, भागीदारियों के कौन कौन से तरीके होते हैं, चुनाव और भागीदारी किस तरह से एक दूसरे के पूरक है। ये 4 टॉपिकों को आज हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो सबसे पहला हमारा आता है भागीदारी। लोकतंत्र में सरकार का चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है, ये सब हम लोग जानते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है, एक राजतंत्र होता है, एक सैन्य तंत्र होता है। राजतंत्र जहां राजा का शासन होता है, सैन्य तंत्र जहां की बागडोर वहां के आर्मी के हाथों में होती है, सेना के हाथों में होती है, उसे सैन्य तंत्र कहते हैं। और जहां लोकतंत्र यानी कि जहां की बागडोर जो होती है जनता के द्वारा होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र में सरकार का जो चुनाव होता है लोगों के द्वारा होता है। किसी भी सरकार को एक निश्चित अवधि के लिए वोट दिया जाता है, किसी निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। और अगर जो इस अवधि के लिए चुना जाता है, बेसिकली इंडिया में 5 साल के लिए चुनाव किए जाते हैं। और इन 5 सालों में अगर सरकार की जो वादे थे, जो हम लोगों ने सोचा था, जो हमारे लिए उन्होंने काम किया, अगर वो सारे काम जो होते हैं अच्छे से करते हैं, तो हम लोग पुनः उनकी सरकार को वोट डालकर जिताते हैं कि हाँ आप फिर से शासन कीजिए। लेकिन जिसके हमें संतुष्ट नहीं होते हैं, जिसकी सरकार हमें असंतुष्टि करती है, तो उसे हम लोग अगले वोट में 5 सालों के बाद जो वोटिंग होती है उसमें हम लोग उनको वोट नहीं डालते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है जिसके द्वारा लोग सरकार के गठन में अपनी भागीदारी निभाते हैं। यदि लोग तत्कालीन सरकार से संतुष्ट रहते हैं तो सरकार को दोबारा वापस भेजते कि नहीं आप जाइए, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, आप ऐसे ही हमारा और हमारे देश का भला करते रहिए। और जिससे असंतुष्ट होते हैं तो उसे हम लोग सरकार नहीं बनाते हैं, सरकार को नहीं चुनते हैं। इस तरह हर नागरिक के लिए सरकार चलाने का प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी संभव नहीं होता। क्या हम लोग वहां जाकर सरकार की भागीदारी करते हैं, चलाते हैं, सरकार को शासन चलाते हैं? नहीं, हम अपने प्रतिनिधि को वहां पर भेजते हैं, जो हमारे लिए फैसले करते हैं, जो हमारी भलाई के लिए फैसले करते हैं। तो हमें जो होता है, हमारे प्रतिनिधि को चुनने की राइट्स होती है, और वही प्रतिनिधि सरकार आके मतलब संसद में जाके सरकार बनाते हैं और हमारे देश का शासन करते हैं, हमारे ऊपर शासन करते हैं। तो इस तरह से होती है भागीदारी। इसके बाद अगर हम लोग चले तो भागीदारी के अन्य तरीके भी आते हैं। कौन कौन से भागीदारी के तरीके हैं? तो लोगों के पास लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सरकार के गठन की भागीदारी के अलावा और भी तरीके होते हैं, जैसे कि विरोध प्रदर्शन के द्वारा भी वो अपने हक को जताते हैं, मीडिया में बहस के द्वारा अपनी बातों को रखते हैं,
समाज में अगर सामाजिक समूहों को ऐसा लगता है कि उनके हितों की यानी कि उनके राइट्स की अवहेलना हो रही है, यानी कि उनका शोषण किया जा रहा है, उनके साथ पार्शियलिटी की जा रही है, तो वो क्या करते हैं, विरोध में आवाज उठाते हैं। विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह अपने मांगों को लेकर समाज में सरकार के सामने विरोध प्रदर्शन करते हैं। कभी कभी सरकार कुछ ऐसे भी निर्णय लेते हैं जिससे आबादी के एक बड़े से हिस्से को पसंद नहीं होती। बहुत सारी आबादी, बहुत तरह के लोग हमारे समाज में रहते हैं, तो बहुत कभी कभी सरकार क्या होती है, कुछ ऐसे अहम निर्णय ले लेते हैं जिसके कारण आबादी का कुछ हिस्सा उससे असंतुष्ट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी वो सड़कों पे उतर आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, जुलूस निकालते हैं। इन सारी प्रक्रियाओं से वो क्या करते हैं, अपनी भागीदारियों को, अपनी आवाजों को प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा कभी आप देखते होंगे कि नौकरी में आरक्षण को लेकर लोगों का विवाद उत्पन्न करता है। तो कभी कभी कुछ अपनी ही कुछ सामाजिक मांगे होती हैं जिसकी पुष्टि करने के लिए उन लोग को क्या होता है, वो विरोध प्रदर्शन करते हैं। वेतन के लिए वो लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, ये सारी चीजें अपनी आवाज को बुलंद करने का एक तरीका होता है। इस तरह की भागीदारियों के अन्य तरीके होते हैं, जैसे कि हम लोग लोकतंत्र में हम लोग को ये सारे राइट्स हैं कि हम लोग हमारे पक्ष को किसी भी आधारभूत के किसी भी तरह से सरकार के सामने रख सकते हैं। अब कुछ लोग अपने आवाज को उठाने के लिए टेलीविजन पर बहस करते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, कुछ लोग तो अखबार के संपादकों को लेटर लिखते हैं कि भाई देखिए ऐसी प्रॉब्लम है, आप अपने समाचार पत्र में एक कॉलम में हमारे इस निवेदन को छापिए। तो इस तरह से लोग जो होते हैं अपनी भागीदारियों को निभाते हैं। अगर हम लोग देखें विवादों का सामना, अब इतने सारे जो विवाद होते हैं, सरकार उन सारे विवादों का सामना किस प्रकार से करता है। तो विवाद हमारे जीवन के अभिन्न अंग है, ये सब तो हम लोग जानते हैं। आए दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमारे सामने, हमारे लोगों के सामने, हमारे पड़ोस में, हमारे अगल बगल कोई ना कोई विवाद होते ही रहता है। तो जब विभिन्न सामाजिक समूहों में आपसी तालमेल नहीं रहता है, यानी कि अगर हम हमारे समाज में रह रहे हैं और हमारे पड़ोसी के साथ हमारा तालमेल सही ढंग से नहीं होता है, तो क्या होता है, विवाद उत्पन्न हो जाता है। अब कई बार तो किसी विवाद का निपटारा लोग हिंसा पर आकर आतुर हो जाते हैं कि तुम मेरे घर के सामने, ये मेरा जमीन था, इसमें तुम कैसे अपना जमीन लगा दिए। ये सारी चीजें जो होती है हिंसा को बढ़ावा देती हैं। सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि विवाद का समाधान शांतिपूर्वक ढंग से किया जाए, ना कि हिंसात्मक रूप से। तो सरकार जो होती है ये छोटे छोटे विवादों से लेकर बड़े बड़े विवादों तक का समाधान जो होता है वो शांतिपूर्ण ढंग से तटस्थ होकर करता है, जिसमें किसी के भी पक्ष में वो वोटिंग नहीं कर सकती है। अब विवादों के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, तो धर्म के आधार पर विवाद होते हैं। एक सिंपल सा पानी के आधार पर भी विवाद किया जाता है। धर्म के आधार पर कौन कौन से विवाद हो जाते हैं, जैसे कि कई बार इस बात के लिए भी विवाद उठ खड़ा होता है कि एक धार्मिक जुलूस किसी रास्ते से जाएगी और जिस रास्ते से वो जा रहे हैं जुलूस, वहां पर दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। तो वो लोग आलोचना करते हैं कि आप इस रास्ते से, इस धर्म मतलब इस रास्ते से आप ये जुलूस लेकर आप नहीं जा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुसंख्यक आबादी किसी अन्य धर्म से नाखुश हो जाती है, तो यहाँ पर भी सरकार को तटस्थ होकर एक समाधान निकालना पड़ता है। इसके अलावा ऐसा कई धार्मिक त्योहारों में भी और कई स्थानों में भी उन लोगों को बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से ये सारे विवादों को सामना करना पड़ता है, उनका निदान निकालना पड़ता है और इस विवाद का कोई ऐसा समाधान निकाले जो दोनों पक्षों के लिए मान्य हो। पुलिस की भी यही कोशिश होती है कि कोई भी त्योहार जो हमारे भारतवर्ष में मनाया जाता है वो शांतिपूर्ण तरीके से व्यतीत हो जाए। इसके अलावा अगर नदी के पानी को लेकर देखा जाए तो आज आधुनिक देश में, आधुनिक काल में नदी के पानी के लिए भी विवाद उत्पन्न हो गया है और ये विवाद और कोई नहीं, कावेरी जल विवाद है जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। यहाँ पर गाइस दो प्रश्न उठते हैं आप लोगों का। सबसे पहला कि कावेरी विवाद है क्या, और दूसरा ये किन किन राज्यों के बीच में है। ये सिविल्स के एग्जामिनेशन में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। तो इसका आंसर होगा कि ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में पानी को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ है वही कावेरी नदी का विवाद है, जो कर्नाटक में कावेरी नदी आती है और तमिलनाडु में एंड होती है।
तो ये जो पानी होती है दोनों राज्यों के बीच में अक्सर झगड़े का कारण हो जाती है। क्यों? क्योंकि इससे नियमित रूप से मतलब उन लोगों को चाहिए कि दोनों के रूप में बराबर भागों में डिवाइड हो पानी। तो सरकार इसमें, केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करता है और उसको बताता है, उसको समझाता है कि दोनों जो कावेरी नदी है जो दोनों राज्यों से होकर गुजर रही है, तो दोनों के ही बीच में पानी का अच्छे से सही से सामान्य वितरण होना आवश्यक है। तभी लोगों के बीच में दोनों जो स्टेट है उन दोनों के बीच में यह जो कावेरी नदी का झगड़ा है, कावेरी नदी जल का जो समस्या चल रहा है वो समाप्त हो सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कई बार जो होता है दिल्ली में भी पानी के पीने के लिए हरियाणा, दिल्ली जो है पानी पीने वाले पानी के लिए भी हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों पर निर्भर करता है। तो दिल्ली को पानी के पीने की आपूर्ति के लिए अक्सर इस तरह का विवाद हरियाणा और उत्तर प्रदेश में होता रहता है। इसके अलावा हम लोग और भी देखें तो जब कभी भी कोई विवाद हर स्तर की सरकारें आती हैं तो हर स्तर की सरकार क्या होती है, उसे नियंत्रित करने का प्रयास करती है। अगर वो अपने से नहीं हो पाता है तो केंद्र सरकार इसमें आती है, वो लोग सारे समाधान को ढूंढते हैं और उसका एक निष्कर्ष निकालते हैं, जिसके कारण कि कोई भी समस्याएं जो होती है, कोई भी समाज का जो प्रजाति है, कोई भी समाज का जो अंग है, वो बिना किसी समस्या के आसानी से अपना जीवन बसर कर सके। इसके बाद अगर हम देखें समानता और न्याय, तो वर्षों पुरानी जाति व्यवस्था के कारण भारत में सामाजिक असमानताएं हैं। अगर हम देखें हमारी सामाजिक असमानताओं के बारे में तो हमें पता चलता है कि ये वर्षों पुरानी है, यानी कि प्राचीन काल से लोगों के बीच में असमानताएं आती जा रही हैं। सबसे अगर हम लोग अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में बात करें, दलितों के बारे में बात करें, तो उन्हें ना तो पानी पीने का अधिकार था। जहाँ उच्च लोग जाते थे, उच्च जाति के लोग जाते थे, वहां उन्हें पानी पीने का राइट नहीं था। वो मंदिरों में नहीं जा सकते थे, उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था। उनके लिए वो अपने मन लायक पेशों को नहीं चुन सकते थे, यानी कि अपने मन लायक काम को नहीं चुन सकते थे। उनके लिए केवल झाड़ू पोछा लगा हुआ था, नालियों की सफाई था, कूड़े को उठाकर फेंकना था, ये सारी चीजें उनमें लगी हुई थी। लेकिन आजादी के बाद जब सरकार ने समाज की असमानताओं को दूर करने का कार्य उठाया, अन्याय को हटाने का प्रयास किया, तो उसके लिए उन्होंने कई नीतियों को लागू किया। कई नीतियों से तात्पर्य कि असमानताओं को हटाने के लिए कई अनुच्छेद बताए गए हैं, कई अनुसूचियां बताई गई हैं। इन अनुच्छेद और अनुसूचियों को हम लोग आगे की क्लास में क्लियर करेंगे। यहाँ पर मैं फिर से बता रही हूँ, आप लोगों को हर एक चीजों से फैमिलियर होना है। तो ये सारी चीजें उन्होंने बनाया और इन सारी नीतियों, अनुच्छेदों, अनुसूचियों को सही ढंग से अमल करने का भी काम जो होता है वो सरकार पर ही होता है कि वो इन सारी चीजों को सही ढंग से कार्य करे और कोई भी व्यक्ति असमानता की कसौटी पर ना पिसाए। इसके बाद अगर हम देखें तो सरकार समाज की सबसे घिनौनी और सबसे खराब अगर असमानता बोला जाए तो वो लैंगिक असमानता होती है और सरकार के समक्ष भी ये सबसे बड़ी चुनौती के रूप में आई हुई है। लैंगिक असमानता के बारे में जानते कि आखिर वो होता क्या है। तो लैंगिक असमानता जो होती है स्त्री और पुरुष के बीच में मतभेद को बताती है। इसके क्या होता है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों को ज्यादा सहूलियत दिया जाता है। उनके खान पान से लेकर उनके पढ़ाई लिखाई से लेकर हर एक चीज में लड़के हैं तो ये करेंगे, तुम लड़की हो ये नहीं कर सकती हो, तो लड़के हैं तो इन्हें अच्छे से पढ़ना होगा, लड़कियां हैं तो ना भी पढ़ें तो चलता है। तो इस तरह का असमानता जो होती है हमें अक्सर समाज में देखने को मिलती है। लेकिन एक भावी भविष्य के निर्माण के लिए एक एजुकेटेड स्त्री का योगदान सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो स्त्री पालना चला सकती है वो स्त्री सरकार भी चला सकती है और वो पूरी दुनिया को भी चला सकती है। अगर एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना है तो स्वस्थ स्त्री को बनाना बहुत जरूरी होता है। इसलिए ये कहा भी गया है स्वस्थ समाज का निर्माण जो होता है, एक उन्नत कोटि का निर्माण जो होता है, एक उन्नत और शिक्षित महिला के द्वारा ही संपन्न होता है।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि सरकार ने बहुत सारी नीतियों को निकाला, जैसे कि सरकारी स्कूल में स्त्रियों को, लड़कियों को पढ़ाई लिखाई के लिए निःशुल्क व्यवस्था देना, लड़कियों के फर्स्ट डिवीजन आने पर उनको प्रोत्साहन के लिए साइकिल दी जाती है, उन्हें पैसे दिए जाते हैं, उन्हें स्कॉलरशिप तक दिया जाता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं सरकार ने किया। इसके अलावा मिड डे भोजन का भी उन्होंने दिया कि बच्चे, जो लड़कियां हैं, जो बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, वो स्कूल आए, खाने के ही कारण आए, लेकिन स्कूल आए, वो पढ़ सके, वो साक्षर हो सके। तो ये सारी नीतियां जो होती हैं सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियां होती है, जिसके कारण वो इन असमानताओं को न्यायपूर्वक खत्म कर सके। और इसमें हम लोग को भी बढ़ चढ़कर हिस्सा देना चाहिए, ताकि हमारे समाज की असमानताएं जो हैं वो खत्म हो सके। इस चैप्टर में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।